तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग का डीडीए का पेपर होने वाला है, बहुत ही नज़दीक होने वाला है। ठीक है, आपका तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस पे हम लोग अभी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल में आपका 9 पार्ट तक अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट, वैसे भाइयों जो अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है, कृपया जाके जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का हो, चाहे आप एसएससी दें, चाहे आप रेलवे जेई दें, चाहे आप किसी भी जेई हो या फिर एक जेई का एग्जाम हो, उसका प्रीवियस ईयर वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने भी मैं कराया हूँ, करीब 9 पार्ट करीब हो चुका है। ठीक है, तो करीब जाके देख लें। देखने से क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन का किस टाइप का पैटर्न पिछले प्रीवियस ईयर में रखा गया था डीडीए जेई के द्वारा, उस टाइप से फिर आप लोग अपने आप को उस लेवल में लेके चलिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर देखिएगा कि आप जिस लेवल से पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, आप खाली थ्योरी रिवीजन कर रहे हैं, तो वो सब मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है कि थ्योरी पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन थ्योरी से आपको आगे एग्जाम में मेनली देखा जाए तो आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी से, वो आपको उसी से मतलब फाइट करना है। ठीक है, तो आइए और इस चैनल पे आइए, और इस चैनल पे आपको जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सेट अभी तक अपलोडेड हो चुके हैं, चाहे डीडीए जेई को लेकर हो, चाहे आपका एसएससी जेई जो फिलहाल में खत्म हुआ प्री का पेपर, उस एग्जाम को लेकर हो, मतलब किसी भी एग्जाम को लेकर हो, किसी भी एग्जाम का एमसीक्यू वेरी मस्ट होता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वैसे वैसे अभी तक वैसे वैसे भाइयों लोग जो अभी तक नहीं इस चैनल को लाइक किए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नहीं शेयर किए हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए मेहनत सबका है। ठीक है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप ही के लिए। ठीक है, और आप भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, कंटेंट देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सही हो रहा है, एग्जाम में आपको कैसा अप्रोच लगाया जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो अलग अलग क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि एक वन लाइनर क्वेश्चन हो तो उसमें हम अप्रोच लगाएंगे, उसमें नहीं लगाना है। जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको मैं बताया हुआ हूँ प्रीवियस, अब जितने भी अभी फिलहाल में जितने भी सेट हुए हैं, मैं सब में बताया हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है। ठीक है, वैसे क्या होता है कि आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए एग्जाम को क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करके तुरंत आपको आगे बढ़ना रहता है। ठीक है, तो आप लोग जान भी रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब किए, बताइए अभी कम से कम हमको लग रहा है कि पर डे आप 100 से प्लस आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो को देख रहे हैं, इसमें से आपको लाइक हमको लगता है कि 60% भी सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, 60% भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा सा मतलब सपोर्ट चाहिए सबका। ठीक है, सपोर्ट चाहिए आप लोग का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अभी बीटीएससी आ गया है, इस पर हम लोग धमाल मचाने वाले हैं। ठीक है, खाली एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि इसका बीटीएससी का सिलेबस में ओनली फॉर टेक्निकल है। ठीक है, ओनली फॉर टेक्निकल है, कोई ननटेक का कोई कुछ नहीं है उसमें। 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, 100 ननटेक रहेगा, 2 घंटा देगी, 2 घंटा का टाइमिंग है, समझ जाइए कि लेवल क्या रहेगा। ठीक है, इसी से एक्सपेक्ट करा लीजिए कि जो लेवल रहेगा थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि कम से कम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। तो मैं आपका बीटीएससी में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जो कि आपके आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, कॉन्सेप्चुअल, जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल बन रहा है, जैसे हम लोग डीडीए के कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज मतलब रहेगा ही, क्योंकि इसका पेपर एक मतलब वनडे का एग्जाम होता है, ऑब्वियसली का इसका पेपर थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, डीडीए जेई का, तो मैं इसी लेवल का क्वेश्चन इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि अभी अगर अभी ये सारी जितने भी सेट है आप लोग इसको अटेंड कर लीजिएगा, तो हम लोग जब जिस टाइम हम लोग बीटीएससी जेई का क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हम लोग डीडीए जेई में पढ़े हुए हैं, या फिर हम लोग एसएससी जेई के मास्टर सीरीज में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग सारे सेट को देखते चलें, क्वेश्चन को समझते चलें, और कौन सा क्वेश्चन में कैसा अप्रोच लगाया जा रहा है उसको आप लोग देखते चलें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। आप लोग समझ ही गए हैं, के लिए इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ज़्यादा तो बोलने का ये नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ हाँ, तो क्या है, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर आई एस 4562 द परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड बताइए कितना होता है।
4 इन ए केस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में पूछ रहा है आपको। मैं इसको बहुत बार बताया हूँ, इतना बार बताया हूँ कि आप लोग का माइंड में छप गया होगा, ऐसा नहीं है, बहुत बार बताया हूँ। हर सेट में जब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं करा दिया। आज मैं जब नेक्स्ट सेट में गया तो नेक्स्ट सेट में क्वेश्चन सेम टॉपिक से पूछा गया है, तो हमको तो कराना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन अपने से मैं मतलब डेवलप नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। आप लोग क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, तो आप लोग को दिख गया होगा कौन सा क्वेश्चन मतलब है कि नहीं। तो ठीक है, तो इसका कितना होता है पीसीसी की केस में, कितना होता है 500 होता है। ठीक है, और ये केस आपका आरसीसी रहा। ठीक है, सॉरी पीसीसी केस में 2000 होता है। ठीक है, पीसीसी केस में 2000 होता है, और ये केस आपका आरसीसी रहा। आरसीसी के केस में आपका कितना होता है 500 पर लीटर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर लीटर है। ठीक है, इसको लीटर समझिएगा, वन नहीं समझिएगा, लिखा गया वन है बट थोड़ा सा इरर है। ठीक है समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, देखिए तो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। ठीक है, आपका प्लेन टेबल का ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन है, ये क्या प्लम्बर है, एकदम नहीं है। स्पिरिट लेवल है, एकदम नहीं है। ट्रफ कंपास है, ये भी नहीं है। एलिडेड होगा, एलिडेड ही है। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि प्लम्बर और ट्रफ कंपास और एलिडेड, ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है आपका प्लेन टेबल में यूज होता है प्लेन टेबल में यूज होता है। लेकिन हम लोग का ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग का करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, जो कि एलिडेड इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इधर से हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट वेन हो गया, इधर साइड वेन हो गया। ठीक है, हम लोग ये साइड से हम लोग देखते हैं, इस क्रॉस हेयर जो है इससे क्रॉस करते हुए हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है ना कि एज पर IS 456/2000 the minimum shear reinforcement in the form of a stirrup in a beam shall not be less than along the length of member, and Fy is a characteristic strength of a stirrup reinforcement in a Newton per mm square में अभी विड्थ है, एंड एस इज स्टीरअप स्पेसिंग। बताइए इसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है जी, क्या है फार्मूला, बताइए क्या होता है। मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट पूछ रहा है। ठीक है, फार्मूला दे गया, फार्मूला क्या होता है बताइए तो। आप लोग फार्मूला तो जानते हैं, फार्मूला तो आप लोग बहुत बार यूज भी किए होंगे, ऐसा थोड़ी है। आप लोगों को मेडिकल में भी बताया हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है स्पेसिंग का। ठीक है, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए कितना होता है, ESB डिवाइडेड बाई BSB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY, ये होता है जी। तो हम लोग देखिए तो ये यहीं तो पहले में तो मिल जा रहा है ये 0.4 BSB डिवाइडेड बाई 0.87 FY। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, बताइए तो, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल कौन सा होता है। क्विकसैंड, एकदम नहीं। टूथपेस्ट, एकदम नहीं। अल्कोहल चीज, अल्कोहल, और अल्कोहल हो गया आपका, गैसोलीन हो गया। फिर आपको बोल सकते हैं इसमें हम लोग वाटर बोल सकते हैं, वाटर हो गया, एयर हो गया। ये वाटर, एयर, गैसोलीन प्लस अल्कोहल, ये जो जितने आपका एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसका है, न्यूटोनियन फ्लूइड का। ठीक है, किसका है, न्यूटोनियन फ्लूइड का। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड ऑफ ए कंक्रीट स्ट्रक्चर कैलकुलेट द मॉडुलर रेशियो। देख रहे हैं ना, कैलकुलेट द मॉडुलर रेशियो। तो मॉडुलर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। ठीक है, तो 280 और 3 गुना सिग्मा CBC का वैल्यू कितना है, CBC का वैल्यू 7 है। तो 3 से हम लोग काटेंगे, 7 से 7 चौक 28, 40, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 13 तिया 39, मतलब 13.3 इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये सर्कुलर रॉड विद क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है 314.16 mm²। ठीक है, जिसका सेक्शनल मॉडुलस कितना है, इतना दिया गया है। ठीक है, कैरी ए पुल ऑफ ए मैग्नीट्यूड 50 kN along द लाइन विच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस।
देखिए ठीक है, विच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस विद इसेंट्रिसिटी इज 0.5 mm। इसेंट्रिसिटी कितना है? 0.5 mm। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस, बताइए मैक्सिमम स्ट्रेस का हम लोग प्रॉब्लम नहीं किए हैं? किए हैं ना। प्रीवियस ईयर में जितने भी सेट हम लोग अभी तक किए हैं, इसमें हम लोग आपको मैक्सिमम स्ट्रेस का भी बताया हूँ, प्रॉब्लम कैसे कैसे न्यूमेरिकल आया हुआ है हम लोग सोल्व भी किए हैं। साथ ही साथ इसका मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस हम लोग दोनों का फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ गया, मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है इसके फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो। आपको मैं बहुत बार लिखाया हूँ, बताया हूँ, हमको लगता है 2 से 3 सेट में मैं आपको इसका फॉर्मूला से न्यूमेरिकल भी कराया हूँ। ठीक है, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैक्सिमम, देखिए क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस का थी, मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला इसका टू क्या होता है, स्ट्रेस इन बेंडिंग, बेंडिंग प्लस स्ट्रेस इन कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रेस। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग पूरे, अगर हम लोग इसका मतलब पूरी तरह से लॉन्ग में पढ़ें तो ये आपका होता है क्या, डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस। ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट बेंडिंग, बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट, डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, एम वाई बाई आई प्लस इसका कितना होता है, पी बाई ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए हम लोग का डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया गया है और आपका डायरेक्ट डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस का भी वैल्यू दे दिया गया है। देखिए क्या है, कहाँ गया जी, हाँ देखिए डायरेक्ट, डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, और आपका देखिए, देखिए आपका ये जो कंप्रेसिव, यहाँ पर देखिए कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू दे गया कितना है, 31। तो हम लोग लिखते हैं कितना, 31.83 प्लस आपका जो यहाँ पर आपका डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू है कितना है आपका, 159.15। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा देखिए तो, 5 3 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, पॉइंट हो गया 8 9 1 10 0 5 3 8 और 1 9 9। ठीक है, मतलब देखा जाए तो, और यहाँ 1 1 हो गया, कितना है मतलब देखा जाए तो 190.98 न्यूटन पर, न्यूटन पर mm अब स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों का वैल्यू दिया गया था, हम लोग को निकालना नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग जो मतलब पिछले सेट में जो हम लोग किए थे उसमें हम लोग का m बाई आई का वैल्यू दिया रहता था, मतलब अलग अलग तोड़ के दिया हुआ रहता था, तो हम लोग वहाँ पर वैल्यू पुट करके निकालते थे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको बेंडिंग स्ट्रेस का और कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू दिया था, तो हम लोग डायरेक्ट दोनों को प्लस कर दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब फॉर्मूला में आपका होता है मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, तो आपको क्या होगा, प्लस होता है। लेकिन यही केस आपको यहाँ पर रहेगा मिनिमम कंप्रेसिव, मिनिमम स्ट्रेस, तो मिनिमम के केस में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है ना, अप्रोक्सीमेट स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूएंट क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, कितना होता है बताइए तो। देखिए 3.83 कितना होता है क्वार्ट्ज का, 1.7 एकदम नहीं होता है। आपका क्वार्ट्ज का आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है जी, 1.78, 5.78 या 2.65 कितना होता है आपका क्वार्ट्ज का जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, आपको याद रखना चाहिए 2.65 होता है। ठीक है, एलवेज याद रखिए, एग्जाम में स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए याद रखिए क्वार्ट्ज का आपका ये होता है। ठीक है, अब पूछ देगा इसी तरह वाटर का, तब आप लोग वाटर का जानते हैं 1.1 होता है। ठीक है, फिर पूछ देगा आपका क्ले का, अब पूछ देगा क्ले का, तो क्ले कितना होता है 2.5 होता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द बकलिंग ऑफ कॉलम। ठीक है,
हम लोग बकलिंग का केस पढ़े ना, इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, वर्टिकल स्टिफनर्स, डायगोनल स्टिफनर्स उसी से दो स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, क्या है ना आपका, क्या है, बकलिंग और कोलिंग का दो स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि लोकल बकलिंग इन ए स्टील local buckling in a steel can be prevented by a providing a suitable width to the thickness ratio to the compression element। एकदम सही बोल रहा है ये। ठीक है, अगर कोई भी आपका कॉलम है और जो यहाँ क्या बोला कि लोकल बकलिंग, ठीक है, तो लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए उसको हम लोग क्या, उसका जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सुटेबल होता है, विड्थ टू द थिकनेस रेशियो हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन ए कंप्रेशन एलिमेंट में। ठीक है, किसमें, टू द कंप्रेशन एलिमेंट, मतलब ये ऑप्शन जो आपको बोल रहा है एकदम करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है ना, दूसरा बोल रहा है कि फ्लेक्जरल टोर्सनल बकलिंग, फ्लेक्जरल torsional buckling failure in a steel column can be occurs in those section with one axis of symmetry and also section is with none axis of symmetry। एकदम सही है, एक भी सही है आपका आपको मतलब कोई भी फ्लेक्जरल या फिर फ्लेक्जरल टॉर्सनल बकलिंग इन ए कॉलम, ये आपका कब होता है, ये कोई भी सेक्शन के लिए जब हुई कोई सेक्शन आपका सिमेट्रिक हो या फिर अनसिमेट्रिक हो, तब भी ये दोनों के केस में आपको फ्लेक्सुरल टॉर्सनल बकलिंग फेलियर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अकर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट बी दोनों सही है, मतलब स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपका रेसिप्रोकल लेबलिंग के लिए एक फॉर्मूला मतलब न्यूमेरिकल दिया गया है। इसको हम लोग तो बना ही सकते हैं, बना सकते हैं ना, कैसे बनेगा जी, 3.550 माइनस 2.30 इसको माइनस कीजिए, फिर प्लस आपका हो गया 2.240 माइनस 0.910, इसको माइनस करिए और डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर IS 6403 IS 1981 इन द कंप्यूटेशन ऑफ अल्टीमेट नेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर ए स्ट्रिप फुटिंग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेफ फैक्टर। बताइए सेफ फैक्टर क्या होता है, स्ट्रिप मतलब स्क्वायर शेप दिया गया। ठीक है, क्या है, स्ट्रिप फुटिंग के केस में जो आपका सेफ फैक्टर का वैल्यू कितना होता है 1.3, ऑलवेज याद रखिएगा कितना होता है 1.3। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द टॉर्क। बताइए मैं टॉर्क निकालने के लिए मैं कल भी आपको बताया था, इसे फार्मूला कल हम लोग इस फार्मूला से कल हम लोग सेम फार्मूला से कल हम लोग न्यूमेरिकल बनाए थे। ठीक है, और आज भी दिया गया है, तो आप लोग सॉल्व तो आराम से कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। फार्मूला क्या था, थोड़ा फार्मूला बताइएगा, फार्मूला क्या था इसका, फाइंड द टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए फार्मूला क्या था जी, बताइए, थोड़ा सा हैंड कीजिए, क्या था, टाउ इक्वल टू टी, टी के बाद क्या होता है बताइए, इसका जो फार्मूला दिया गया टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, शियर स्ट्रेस इक्वल टू देखिए फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू 16t डिवाइडेड बाई पाई डी के पावर 3। इसे आपको कल भी मैं न्यूमेरिकल कराया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। देखिए वैल्यू क्या क्या दिया है, आपका शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया है कितना है 50। ठीक है, 16t डिवाइडेड बाई पाई डी कितना है 2 के पावर 3। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है इतना तो सॉल्व करते हैं, क्योंकि पाई के टर्म में पूछ रहा है, तो पाई का वैल्यू तो पुट करना नहीं है, पाई के टर्म में तो आप लोग उसका ये कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द फ्लोइंग बिल्डिंग मटेरियल हैज कंपैरेटिवली लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। बताइए किसका सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, बोले ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से आपको 2 क्वेश्चन मिल गया, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितना भी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी से मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी आपका अलग अलग क्वार्ट्ज हो गया का आपका सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, जितने भी एलिमेंट्स है सबका आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या पूछ रहा है कि बीच द फॉलोइंग द लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीमेंट का कितना होता है
कितना होता है सीमेंट का? 3.14। ग्लास का केस में कितना होता है? ग्लास दिया है, सॉइल दिया है, वाटर दिया है। बताइए ग्लास के केस में आपको, ग्लास के केस में कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? बताइए। ग्लास का देखिए होता है 2.5 होता है, ठीक है। सॉइल का कितना होता है? सॉइल के केस में 2.65 होता है। वाटर का कितना होता है? 1.0 होता है। तो सबसे कम पूछ रहा है, सबसे लोअर, सबसे लोअर किसका हो गया? वाटर का। डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर IS 4566/2000 द नॉमिनल कवर स्पेसिफाइड टू मीट ए 1.5 आवर ऑफ ए फायर रेसिस्टेंस इन ए केस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब इसको नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करते हैं हम लोग? 20 mm, ठीक है। क्या है? 20 mm है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अरे यार ये तो थोड़ा सा, अच्छा ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, गुना है यहाँ पे, और इसके ये पावर में है, ठीक है। ये 9 हो गया, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ठीक है। समझ गया ना? चलिए क्या पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दे दिया गया है, ठीक है। विथ एक्स एक्स जिसका विड्थ एक्स एक्स एक्सिस में कितना है? 200 mm है। डेप्थ आपका वाई वाई एक्सिस में कितना है? 400 mm है, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा पासिंग थ्रू ए सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस BDQ डिवाइडेड बाय 12। तो चलिए वैल्यू बैठाइए और आंसर पाइए। BDQ डिवाइडेड बाय 12। बी मेरा कितना दिया है? 200 गुना डी के क्यू, 400 गुना 400 गुना 400 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, कुछ तो है नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आएगा वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमको पूछ के आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज ऑड ऑन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। बताइए इनमें से कौन सा इम्प्योरिटी जो वाटर में प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें से 4 में से कौन नहीं है? ऑड पूछ रहा है ना, तो कौन नहीं है? सिल्ट नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है? सिल्ट नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वाटर में जो प्रेजेंट रहता है आपका दो टाइप का, वाटर में जो आपका इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है, आपका एक फिजिकल इम्प्योरिटीज रहता है और कुछ आपका केमिकल इम्प्योरिटीज रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फिजिकल इम्प्योरिटीज क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपका फिजिकल इम्प्योरिटीज, फर्स्ट क्या आपका फिजिकल इम्प्योरिटीज, जो आपका ये फिजिकल इम्प्योरिटी जो होते हैं ना, ये वाटर में कभी सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। पानी में कभी घुलनशील नहीं होता है फिजिकल इम्प्योरिटीज, ठीक है। मतलब नॉट सोल्यूबल, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जांपल इसका डस्ट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं? डस्ट हो गया, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं, डस्ट के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिल्ट हो गया, जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं, सिल्ट हो गया। ये जो आपका ये दोनों जो है ना, ये आपको क्या है? आपका फिजिकल इम्प्योरिटीज है, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। एक दूसरा हम लोग है इसका क्या? दूसरा आपका है केमिकल इम्प्योरिटीज, केमिकल इम्प्योरिटी। देखिए केमिकल इम्प्योरिटी वह इम्प्योरिटी होता है जो वाटर में सोल्यूबल है, पानी के साथ घुलनशील है, लाइक सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, सीजियम, सिलेनियम, ये भी जितने भी इम्प्योरिटीज है, मैग्नीशियम, आयरन, ये भी जितने इम्प्योरिटीज केमिकल इम्प्योरिटीज हैं, ये सारे क्या है? आपका पानी में घुलनशील है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? केमिकल इम्प्योरिटीज। जैसे आपका यही देखिए ये जो 3 ऑप्शन बचा हुआ, ये सारा आपका केमिकल इम्प्योरिटीज में आएगा, मतलब सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो जैसे हो गया कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। ये सब जितने भी आपका केमिकल्स हैं, सारे क्या है? आपका पानी में घुलनशील है। लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा था कि कौन सा जो घुलनशील ऑड है, ठीक है, ऑड इम्प्योरिटीज है वाटर के लिए। तो वाटर के लिए सबसे तो अलग हमको यही लग रहा है, क्योंकि ये तीनों तो आपका घुलनशील है, आपका केमिकल इम्प्योरिटीज है। लेकिन ये आपका जो है क्या है?
कि ये क्या है आपका फिजिकल इम्प्योरिटीज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा जो 4 प्रोडक्ट आपको दिख रहा है जो कि नॉट प्रोडक्ट वो सीमेंट का ड्यूरिंग जिस टाइम सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उनमें से हम लोग उस टाइम मेनली आपको हम लोग अलग अलग टाइप का कंस्टिट्यूएंट ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि जिसमें हम लोग सीमेंट जिसमें हाइड्रेशन होता है, पानी जब हम लोग सीमेंट में मिलाते हैं जो हाइड्रेशन होता है, तो उसमें से कौन प्रोड्यूस नहीं होता है, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। डाइसिलियम सिलिकेट, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, या फिर कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट। बताइए बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो आपका ये जो होता है ना कि डाई कैल्शियम सिलिकेट ये कभी प्रोडक्ट ये नहीं बनता है, ठीक है। ये आपका जानते हैं कि कैल्शियम CSH जेल, इससे क्या है CSH जेल, आप लोग तो जानते हैं CSH जेल बनता है सीमेंट में, ठीक है। मतलब ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपका प्रोडक्शन मतलब हाइड्रेशन के टाइम ये होता है सीमेंट में, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रोक्साइड हो गया। ये तीनों प्रोडक्ट होते हैं, ये तीनों हाइड्रेशन के टाइम होता है सीमेंट में। लेकिन आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये उस टाइम प्रेजेंट नहीं रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि पूछ रहा है नॉट ए प्रोडक्ट इट मीन्स डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लैम्प फॉर अ वाटर सॉफ्टनिंग। बताइए वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है, मेथड जो हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मतलब सिलेक्ट लैम्प को फॉर ए वाटर प्यूरिफाइंग के केस में। बताइए क्लार्क्स मेथड आप लोग पढ़े होंगे, वर्सनाइट, हेनहर्स और क्लोरोमेट्रिक मेथड। बताइए इनमें से जो आपका होता है कि बीच द फॉलोइंग मेथड यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर ए वाटर सॉफ्टनिंग के लिए आपका क्लार्क्स मेथड जो होता है इसी का यूज हम लोग इसी मेथड का यूज करते हैं फॉर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर ए वाटर सॉफ्टनिंग के केस में, ठीक है। तो ये इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या 2 स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, किसके केस में दिया गया है, फाइन एग्रीगेट यूज इन ए कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कोई एक फाइन एग्रीगेट है, आप लोग जानते हैं, देखिए आप ग्रेड दे दिया, आप लोग जानते हैं कितने ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4, ठीक है, जो कि अलग अलग सीब में अलग अलग आपका अलग अलग सीम में अलग अलग वैल्यू होता है सबका, ठीक है। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, देखिए कि दिया गया कि जोन 4, ठीक है, जोन 4 ऑफ ए कोर्स इन ए नेचर व्हेन कंपेयर टू जोन 4 सैंड इन ए कोर्स इन ए नेचर, जोन 4 सैंड इन ए कोर्स इन ए नेचर व्हेन कंपेयर टू जोन 2 सैंड, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड जो है कि साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट फ्रिक्शन रेंज, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट फ्रिक्शन रेंज फ्रॉम है 4.75 टू 75 माइक्रोन। बताइए ये सही है क्या, कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए। हम लोग जानते हैं जो मेरा जो फाइन एग्रीगेट का रेंज कितना होता है बताइए तो, फाइन मीडियम कोर्स याद कीजिए, फाइन मीडियम कोर्स 4.75 से 75 माइक्रोन आता है। फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, सिल्ट, क्ले, याद है ना, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, उसके बाद सिल्ट आ गया, उसके बाद क्ले आ गया, ठीक है। फाइन सैंड के ऊपर क्या जाएगा आपका ग्रेवल चल जाता है, जो कि वो हमको नहीं लेना है, हमको क्या पूछ रहा है फाइन एग्रीगेट के बारे में, ठीक है। तो ये मतलब ये स्टेटमेंट मेरा सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो है स्टेटमेंट फर्स्ट है ये मेरा रॉन्ग है, ठीक है, ये मेरा रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी इज अ करेक्ट, कहाँ गया जी, स्टेटमेंट नंबर बी इज अ करेक्ट, एक ही में स्टेटमेंट नंबर बी इज अ करेक्ट एंड ए इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर बताइए कि यूलर्स फार्मूला होल्ड गुड फॉर। बताइए यूलर्स फार्मूला, ये तो आप लोग बहुत, इस सब क्वेश्चन को तो आप लोग हलवा समझ लिए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत बार बनाए हैं सब क्वेश्चन, इसलिए हम यूज करते हैं लॉन्ग कॉलम को लिए, उतना तो रुकना नहीं है, तुरंत बढ़ के आगे में निकलना है अच्छे क्वेश्चन में। बताइए कैलकुलेट द मीन हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है, बताइए जी कैसे निकलेगा। हाइड्रोलिक रेडियस आर इज इक्वल टू एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। एरिया कितना दिया देखिए तो, आपका एरिया 30 है, यहाँ कितना 80 है,
इसको काटिए, डिवाइड दीजिए इसको 8 से 3 में, 0.0, 8 या 24, 8 या 24, ये एक ही ऑप्शन में जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाइड्रोलिक रोटेशन का फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे अच्छा से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बीम विथ ए ट्रायंगुलर सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ ए 20 किलो न्यूटन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस इफ ए विड्थ ऑफ ए सेक्शन इज 200 mm एंड हाइट जो इसका दिया गया है कितना है 100 mm। क्या निकालना है हमको? एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना है इन ए केस ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, ट्रायंगुलर सेक्शन के केस में आपका एवरेज शियर स्ट्रेस, पहले टाउ मैक्स कितना होता है? टाउ मैक्स जो इसका होता है 3/2 टाउ एवरेज होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? टाउ एवरेज निकालना है। देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि टाउ एवरेज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। तो टाउ एवरेज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? V/BD होता है। तो V मेरा क्या है? शियर फोर्स है जो कि 20 दिया गया है, 20 × 10⁻³ और गुना क्या है? BD। B मेरा कितना है? 200 × 100। चलिए काट दीजिए यहाँ से, 3 0 है, 3 0, 1 0 से 1 0 से ये कट गया। तो देखिए तो 202 कट गया। तो कौन इसका आंसर होगा जी? अगर आंसर इससे नहीं मैच करे तो तुरंत क्या कीजिए ना, इसको तुरंत चेंज कर दीजिए। क्या कि हम लोग जानते हैं सीधा नॉर्मल फॉर्मूला लगा दी। नॉर्मल फॉर्मूला क्या कि इसका जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगुलर का एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 BD²। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.2 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 मतलब दोनों में नियरेस्ट देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा ये कट जा रहा है, पूरा ये कट जा रहा है, तो दोनों में से नियरेस्ट जो होगा वही इसका आंसर होगा, मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन ए टिम्बर ड्यू टू ए एबनॉर्मल ग्रोथ? एबनॉर्मल ग्रोथ हैज ए लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक दैट आर यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग। बताइए, मैं आपको सेम क्वेश्चन कल भी मैं आपको कराया था। कल हम लोग पढ़े थे इसको मैच दी फॉलोइंग के टर्म में, लेकिन यहाँ क्या है? उसी को एक क्वेश्चन बना के पूछा गया है। बताइए क्या पूछ रहा है? डिफेक्ट है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ है और इसमें लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक भी हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेक्स बोलते हैं, चेक्स चेक्स चेक्स। ठीक है, चेक्स। गलती नहीं कीजिएगा, रिंग गाल नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि इसमें से देखिए रिंग गाल भी होता है कि जब भी कोई अंडर एज में, जब मतलब अंडर एज में कोई भी टिम्बर आता है, उसमें एक अबनॉर्मल ग्रोथ के कारण एक आपका मतलब एक आपका रिंग टाइप में उसके बॉडी में रिंग टाइप में एक धब्बा बन जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें यंगर एज में होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कुछ बोला नहीं है, सीधे बोला कि लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक बोल रहा है, तो आपका चेक कीजिए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर IS एक्सेप्टेबल लिमिट किसका? कैल्शियम का। बताइए तो, ये हम लोग कल भी किए हैं। कैल्शियम कितना होता है? 75 होता है। इजी क्वेश्चन को तो सबसे पहले मार के आगे निकलिए। देखिए द डायरेक्शन ऑफ PQ लाइन, द डायरेक्शन ऑफ PQ लाइन इज 186 डिग्री 30 मिनट इन होल सर्किल बियरिंग। द डायरेक्शन ऑफ पूछ रहा क्वाड्रेंटल बियरिंग में, ये आपका होल WCB में दिया गया है, कितना है? 186 डिग्री 30 मिनट। लेकिन हमको चाहिए क्या? क्वाड्रेंटल बियरिंग का वैल्यू चाहिए। 21 क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जा रहा है कि 4 में जा रहा है जी? थर्ड में जा रहा है ना। तो हमको क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वाड्रेंटल बियरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? कितना होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? 180 से 270। ठीक है, तो हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना से? 180 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग 180 से इसको माइनस करते हैं। 180 से माइनस करेंगे कितना? सॉरी 146 से 186 बढ़ा है ना, तो 186 डिग्री 30 मिनट में हम लोग माइनस करेंगे। अरे यार डाउन हो गया, एक मिनट 186 माइनस 180 डिग्री, इसको माइनस कीजिए कितना आएगा? देखिए तो 6 डिग्री कहा है जी, एक ही ऑप्शन है में, एक ही ऑप्शन में तुरंत मार के आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ये तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होल सर्किल बियरिंग है, WCB है, होल सर्किल बियरिंग में कितना होता है इसका? देखिए यहाँ देखिए क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो WC में थीटा इक्वल टू कितना होता है? थीटा इक्वल टू 0 to 90 डिग्री। ठीक है, फिर आपका सेकंड में क्या होगा? 90 to 180 डिग्री, फिर आपका 180 to 270 डिग्री, फिर आपका 270 से 360 डिग्री। समझ में आ गया? थीटा इक्वल टू। ठीक है,
इसी तरह हम लोग क्वाड्रेंटल बेरिंग में होता है। क्वाड्रेंटल बेरिंग में क्या आता है, फर्स्ट में आपका होता है क्या, नॉर्थ थीटा ईस्ट, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ का हो गया, नॉर्थ का हो गया साउथ, ठीक है। साउथ हो गया, नॉर्थ का हो जाएगा क्या, साउथ कितना 180 माइनस थीटा ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे साउथ का साउथ रहेगा, फिर 180 माइनस थीटा ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा। फिर आपका जो आपका साउथ है क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया क्वाड्रेंटल बेरिंग हो गया आपका, ये आपका हो गया होल सर्कल बेरिंग, ठीक है। बस इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, एक सेमी सर्कल दिया गया है, फिगर में आपको दिख रहा होगा कि सेमी सर्कल है, उसका रेडियस दिया गया है। बताइए उसके उसमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड मेजरिंग फ्रॉम ए डायमेट्रिक एक्स 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 जो ये एक्सिस दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है इसका सेंट्रोइड कितना होता है। बताइए तो 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई होता है, ठीक है। तो 4 इंटू आर, आर कितना दिया गया 60 डिवाइडेड बाई 3 पाई। चलिए काट दीजिए, कितना हो जाएगा दी, 3 दूनी 6 हो गया। हमको क्या है, पाई के टर्म में चाहिए ना, 20 चौक 80 डिवाइडेड बाई 20 चौक 80 और बाई पाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू ए रिपीटेशन मेथड, ठीक है, जो कि हम लोग किसमें थ्योरेटिक में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या है ना, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ए क्या है, स्टेटमेंट बी क्या है। स्टेटमेंट ए है कि एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर आर इलिमिनेटेड बाय द मीन ऑफ बोथ वर्नियर रीडिंग। एरर जो होता है, ये ऑप्शन स्टेटमेंट ए जो है, एरर जब भी हम लोग रिपीटेशन मेथड हम लोग करते हैं इन थियोडेलाइट में, तो इसमें जो आपका होता है, इसमें जो हम लोग जानते हैं, इसमें जो एरर होता है ना, एरर जो होता है, अगर एरर अगर हो जाता है तो वो हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, वो सही बोल रहा हूँ स्टेटमेंट कि हम लोग दोनों फेज से रीडिंग चेंज करके, मतलब इस फेज से राइट से और लेफ्ट से, यही बोल रहा है। देखिए क्या है ना कि वर्नियर आर इलिमिनेटेड बाय टेकिंग द मीन बोथ वर्नियर रीडिंग, ठीक है। बोथ रीडिंग से हम लोग बोथ साइड वर्नियर से हम लोग रीडिंग लेते हैं, तो जो मेरा एरर होता है वो एरर क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट ग्रेजुएशन कैन नॉट बी इलिमिनेटेड बाय रिपीटेशन मेथड। एकदम गलत बोल रहा है ये। अगर हम लोग मान के चले कि रिपीटेशन मेथड क्या होता है, मान के चले कि यहाँ पर हम लोग मेथड है, यहाँ पर स्टेटमेंट है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, यहाँ से हम इसको मेजर किए और हमको इसको मेजर किए, ठीक है। तो हम लोग जब हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इसको मतलब बहुत एक ही रीडिंग को हम लोग बार बार जब हम लोग रिपीट करेंगे, तो हम लोग क्या, उसका एरर कम नहीं हो जाएगा, कम होगा ना जी। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट बोल रहा है, इनएक्यूरेट नहीं होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन कैन नॉट इलिमिनेटेड बाय रिपीटेशन मेथड, ये गलत बोल रहा है, ये कैन नॉट इलिमिनेटेड नहीं होता है, इलिमिनेट होता है यहाँ से। अगर जब हम लोग एक ही एंगल को हम लोग बार बार हम लोग जब रिपीट मेजर करेंगे, तो ऑब्वियसली कि वहाँ जो एरर है वो एरर जो इलिमिनेट हो जाएगा है ना, वो एरर क्या इलिमिनेट हो जाएगा जी। ये ऑप्शन जो बोल रहा है, ये ऑप्शन स्टेटमेंट भी बोल रहा है, जो कि आपका गलत है। तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, मतलब ए इज रॉन्ग, सॉरी ए इज करेक्ट बी इज रॉन्ग, तो डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए थोड़ा स्टेटमेंट वाइज अच्छा रहता है थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग बीम सिस्टम हैज लोअर नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। बताइए, प्रूफ कैंटिलीवर में एक फिक्स रहता है, एक आपका हिंज रहता है। इसमें तो ये भी नहीं होता है, इसमें 3 रहता है। फिक्स सपोर्ट में आपको 2 रहता है, ये दोनों फिक्स रहता है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड में 2 सपोर्ट रहता है सिर्फ ओनली 4, ठीक है। क्या कर रहा है, लोअर नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन किसमें, सिंपली सपोर्टेड बीम में, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कैंटिलीवर बीम में जिसका लेंथ एल है, सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड, ठीक है। पॉइंट लोड जिसका कितना है, डब्ल्यू है, एट अ फ्री इंड बी, कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन। बताइए फॉर्मूला क्या है उसका, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है जी, कैंटिलीवर बीम है आपका, पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू का, तो इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यू डिवाइडेड बाई 3 EI। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए इज अ करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए कंपास सर्वे वर्क इट इज ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ ए बी लाइन, डायरेक्शन ऑफ ए बी लाइन इज एन, अच्छा क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दिया गया है 65 डिग्री 30 मिनट इन ए क्वाड्रेंटल बेयरिंग, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द सेम लाइन इन ए होल सर्कल बेयरिंग। अभी हम लोग सेम क्वेश्चन किए हैं, पीछे किए ना, है सेम टाइप का। बताइए यहाँ क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या दिया हुआ। देखिए तो हम लोग पहले लिखते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कोई वैल्यू दिया गया कितना है जी, नॉर्थ 65 डिग्री 30 मिनट वेस्ट दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ यहाँ कोई एक ए बी लाइन है जो कि 65 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। 65 डिग्री 30 मिनट है, तो हमको क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डब्ल्यू सी बी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से हम लोग माइनस करेंगे। 360 माइनस, आप लोग अभी अभी जस्ट हमको आपको आपको एक टेबल बताया हूँ, ठीक है। टेबल बताया ना तुरंत अभी पीछे, क्वाड्रेंटल बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग वाला, बस उसी का फॉर्मूला से ये बनेगा 360 माइनस 65 डिग्री 30 मिनट। चलिए इसको माइनस कीजिए, आंसर पाइए। ऑप्शन माइनस कीजिए, कितना होगा देखिए तो, लमसम में कितना जाएगा, 294। उतना बैठ के माइनस नहीं करना है, थोड़ा दिमाग से मतलब अपना लॉजिक से भी आंसर मार सकते हैं। एक 359 डिग्री 60 सेकेंड इस तरह करके नहीं करना है, तुरंत बैठ के दम मतलब जो लगा कि नियरेस्ट ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेशन भी इसको मार सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 2007, सॉरी अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो मेंबर एलवेज अंडर इन टेंशन कितना होता है, 400। रूफ ट्रस में रहेगा कोई, मतलब चारों को जो चारों को दिया ना, 400 हो गया, 350 हो गया, 250 हो गया, 200 हो गया, 180 हो गया। अगर आपका रूफ ट्रस रहेगा स्टेटमेंट में, रूफ ट्रस रहेगा तो कितना होगा, 300 350 रहेगा। 250 रहेगा, 250 में आपका क्या रहेगा, अच्छा ठीक है, चलिए बाद में इसको देखेंगे। मतलब आंसर आप लोग को सही जा रहा है, ठीक है, आंसर सही जा रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि IS 456 अकॉर्डिंग टू IS 12269 विच इज द फॉलोइंग परफॉर्मर नॉट ए परफॉर्मेंस इंप्रूव इन सीमेंट। बताइए इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है, एक कोई आपका है, मेटाकुलिन है, फ्लाई एश है, ये तो एकदम सही बात है, ये तो होगा ही। लाइमस्टोन भी होगा। मेटाकोलिन आप फंसिएगा, मेटाकोलिन में फंस सकते हैं और आपका स्टोन डस्ट में फंस सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन है, कौन सा मटेरियल है जो कि सीमेंट का इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। इम्प्रूव तो कर देता है ये, और ये भी इम्प्रूव करता है, और ये भी इम्प्रूव करता है मेटाकुलिन भी, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, नोट कौन नहीं करता है, तो आपका स्टोन डस्ट इज ए करेक्ट आंसर। सी नहीं करता है, स्टोन डस्ट नहीं करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग माइनर लॉसेस। बताइए तो माइनर लॉसेस का फॉर्मूला दिया गया है हमें, आपको ये लगा के मैं तीसरा बार आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेजर लॉसेस, माइनर लॉसेस, मेजर लॉसेस, माइनर लॉसेस। एक सडनली एक्सपेंशन, सडनली कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। माइनर लॉसेस क्या, कितना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है जी, बी स्क्वायर बाय 2 जी, किसका होता है, इंट्रेंस का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक होता है आपका क्या, एग्जिट का, एग्जिट का क्या होता है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जी, ठीक है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड soil classification, if the coefficient of uniformity of a soil is greater than 4 and coefficient of curvature Cu is equal to क्या है, Cu is equal to लाई बिटवीन 1 से 3 तक लाई करता है। बताइए ये क्या कंडीशन जी, अगर Cu ग्रेटर देन 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सैंड हो जाएगा, लेकिन Cu ग्रेटर देन 4 है, इट मीन्स वेल ग्रेडेड ग्रेवल। क्या होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, आप लोग सॉइल में पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी इन ए लिक्विड। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है।
देखिए क्या है कि सिंस सॉफ्ट सॉल्यूशन हैज ए निग्लेजिबल वैल्यू ऑफ ए सरफेस टेंशन, इवन अ स्मॉल प्रेशर ऑफ ए soap bubble will tends to grow larger in a diameter। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू बोथ कोहेशन एंड एडिशन। कैपिलरी एक्शन बोथ कोहेशन एंड एडिशन, एकदम ये सही है। ए फीलिंग रेन ड्रॉप्स बिकम्स ए स्फेरिकल ड्यू टू ए कोहेशन एंड एडिशन, एकदम सही है। सरफेस टेंशन ड्यू टू ए कोहेशन बिटवीन द पार्टिकल्स एट द फ्री सरफेस, एकदम सही है। तो हमको तो यही यही गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया, मतलब नॉट इनकरेक्ट पूछा है ना ये, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, जब 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आप करेक्टली के साथ आप लोग समझ समझ के मतलब कॉन्फिडेंस के साथ उसको कह सकते हैं कि मेरा वो 3 ऑप्शन सही है, तो अगला स्टेटमेंट जो आएगा वो ऑटोमेटिक गलत ही होगा, जो कि इनकरेक्ट पूछ रहा था। बताइए किसका इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ट्राइक्सेल टेस्ट, एकदम नहीं। डायरेक्ट शेयर टेस्ट, एकदम नहीं। बेंड शेयर टेस्ट, एकदम नहीं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है, यूसी टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया स्टेटमेंट है रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल। ठीक है, कॉम्पैक्टेड सॉइल के केस में दो स्टेटमेंट दिया गया है, ए और बी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉम्पैक्टेड क्ले, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉम्पैक्टेड क्ले डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉम्पैक्टेड क्ले डज नॉट डिपेंड द मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, क्या ये सही है? डिपेंड नहीं करता है। शियर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि नहीं कंपैक्शन से, बताइए। अच्छा पहले हमको ये बताइए कि शियर स्ट्रेंथ किस 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 पे डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग शियर स्ट्रेंथ, तो हम लोग पहला बोल सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा पहले स्टार मार्क देंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग शियर स्ट्रेंथ। इसमें क्या हो जाएगा? पहला टाइप्स ऑफ सॉइल आएगा ना जी, टाइप्स ऑफ सॉइल, एकदम सही बोल रहे हैं। दूसरा बताइए क्या होगा? अगर जब मेरा पहला हो गया कि टाइप्स ऑफ सॉइल के टाइप पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग को शेयर का इफेक्ट पूछ रहे हैं ना, शेयर का फैक्टर इफेक्टिंग क्या होता था? वाटर कंटेंट हो सकता है ना, वाटर कंटेंट, इसका नेक्स्ट जो आपका इफेक्ट है वाटर कंटेंट। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके बाद? नेक्स्ट क्या हो सकता है? ड्रेनेज कंडीशन हो सकता है, ड्रेनेज ड्रेनेज कंडीशन, ठीक है, ड्रेनेज कंडीशन। उसके बाद क्या हो सकता है? मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है, कि किस टाइप से हम लोग कौन कौन से मेथड से हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। तो बेसिकली देखिए तो ये आपका क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग है, फैक्टर अफेक्टिंग और शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सॉरी शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल। तो यहाँ का क्या बोल रहा है कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉम्पैक्टेड क्ले डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, एकदम गलत है ये, यहाँ तो डिपेंड कर रहा है जी। देखिए नेक्स्ट क्या है कि क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल compacted dry optimum is lower than compacted to compacted weight of optimum, एकदम गलत है ये लोअर नहीं होगा। अगर मेरा कोहेसिव सॉइल है तो मेरा जो स्ट्रेंथ जो होगा वो मोर ग्रेटर देन होगा। मेरा सॉइल जो है, अगर मेरा कोहेसिव सॉइल है तो उसमें हम लोग उसको कॉम्पैक्टेड करेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन दी ड्राई ऑफ ऑपिटिमम इज ग्रेटर देन दी वेट ऑफ द ऑपिटिमम। देखिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, कहाँ गया जी? दोनों स्टेटमेंट गलत। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ठीक है, ए इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है जी? आए भाई लोग, समझ में आ रहा है? देखिए स्टेटमेंट दिया गया है दो गो, किसके केस में? हनी कमिंग सुलह के केस में, ठीक है। बताइए इसका जो हनी कमिंग का साइज क्या होता है? फिर आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, फिर आपको कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, फोलिकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये सारे का साइज जो है ना, याद रखिए एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इट फाउंड द सॉइल हैविंग साइज 0.2 टू 0.0002, एकदम सही है। हनी कमिंग सॉइल जो होता है आप लोग देखे होंगे,
ये आपका हनी कमिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका साइज जो होता है सॉइल का, जो इसमें साइज है आपका 0.02 से 0.0002 एकदम सही है। इसमें जो वॉइड होता है, ठीक है, इसमें जो वॉइड होता है, क्या बोल रहा है, इसमें जो वॉइड होता है, दिस सॉइल इनक्लोज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड, एकदम गलत है ये। इसमें जो वॉइड होता है, इसमें लार्ज वॉइड होता है, लार्ज वॉइड होने के कारण इसमें लार्ज सेटलमेंट होता है, ठीक है, चाहे फोलिकुलेटर स्ट्रक्चर हो, डिस्पर्स स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका हनी कमिंग स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर हो, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, सबसे ज्यादा आपका पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आपका लार्ज सेटलमेंट किस में होता है, तो लार्ज जो सेटलमेंट होता है वो लार्ज सेटलमेंट आपको हनी कमिंग स्ट्रक्चर में ही देखा जाता है, ठीक है, किसमें, हनी कमिंग स्ट्रक्चर में मैक्सिमम सेटलमेंट होता है, ठीक है। और उसमें जो ये वॉइड जो होता है, जब कोई भी सॉइल, जब उसका क्या बोल सकते हैं, उसका जब क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि जब कोई भी सॉइल सेटलमेंट उसका ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली कि जब उसमें वॉइड्स ज्यादा होंगे तभी तो वो सेटल कर रहे हैं, है कि नहीं। जब कोई सॉइल में सेटलमेंट ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स कि उसमें वॉइड ज्यादा है, बोल सकते हैं ना, बस वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये जो बोल रहा है कि दिस सॉइल इनक्लोज इन अ स्मॉल वॉइड रेशियो, ये मेरा सही नहीं है, मतलब ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कहाँ है जी बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, देखिए तो कहाँ है बी, ए बी करेक्ट, दोनों यहाँ बोल दिया, यहाँ दोनों बोल दिया, ओनली ए स्टेटमेंट ही करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दिया गया, तो हमको जो पहला जो हमको है वही हमको मारेंगे, क्योंकि हमको एक स्टेटमेंट सही मिल रहा है, लेकिन कहीं उस टाइप से प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिया कि फर्स्ट सही है दूसरा गलत है, कहीं इसमें दोनों सही, दोनों गलत बोल दिया है, इसमें खाली बी गलत बोल दिया है। इसमें दोनों सही बोल दिया है, तो मेरा जो एक्यूरेट आंसर है ये इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक होता है आपका हनी कम स्ट्रक्चर, सॉरी सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर हो गया, उसका साइज क्या होता है देखिए तो, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रेन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोर्स ग्रेन, कोर्स कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका साइज कितना होता है बताइए तो, इसका साइज होता है ग्रेटर देन 0.02 होता है, ठीक है, 0.02 mm, याद रखिएगा। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर का साइज जो होता है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर चाहे आपका कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, इसका साइज क्या है, ग्रेटर देन 0.02 mm, ठीक है। हनी कमी का आप लोग समझ गए हैं। चलिए हम लोग अच्छा एक और देखते हैं, फोलिकुलेटेड स्ट्रक्चर, फोलिकुलेटेड स्ट्रक्चर, इसका जो साइज होता है आपका क्या होता है, लेस देन 0.0002 mm, क्या होता है, लेस देन 0.0002 mm। एक आता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर का, डिस्पर्स स्ट्रक्चर का इसका क्या होता है, लेस देन 0.0002 mm, इसका भी आपका लेस देन होता है दोनों का, ठीक है। फोलिकुलेट स्ट्रक्चर का बात करें या फिर आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर का बात करें, दोनों का सेम होता है और दोनों का लेस देन होता है, ठीक है, दोनों का लेस देन 0.0002 mm, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट दिया गया आई एस फॉर लैप लेंथ के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, लैप लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ, लैंप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया है, ए और बी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है कि ए लैप लेंथ, लेप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज फॉर ए बार विथ ए डायमीटर ग्रेटर देन 36 mm, क्या ये सही बोल रहा है। लैप लेंथ कितना होता है जी, मैक्सिमम 32 ना होता है, 32 mm ना होता है, यहाँ कितना बोल रहा है 36 में बोल रहा है, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है। लैप लेंथ इन ए कंप्रेशन, लैप लेंथ इन ए कंप्रेशन शैल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ इन ए कंप्रेशन, ये सही है क्या, सही है गलत है सब बताइए, ये भी अब मेरा गलत है। कंप्रेशन में कितना होता है जी लैप लेंथ का वैल्यू बताइए तो, इन ए कंप्रेशन मैं आपको बताया हूँ, सेम क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं। कंप्रेशन में लैप लेंथ क्या होता है, कितना होता है बताइए, क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ और 24/5 होता है ना। यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लेस देन नहीं होता है, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन बोल रहा है, गलत बोल रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज इनकरेक्ट, कहाँ गया जी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि IS 456 नॉमिनल कवर थिकनेस टू मीट ए ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट इन ए मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। बताइए क्या था मॉडरेट कंडीशन में? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। कितना होता है जी? 20, 30, 45, 50, 75। 20, 30, 45, 50 और 75 किसका पूछा है? मॉडरेट के केस में। मॉडरेट के केस में तो होगा कितना? 30 इज ए करेक्ट आंसर। बताइए ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक डायग्राम दिया गया है। पूछ रहा है कि किसका है? ग्रिड आयरन सिस्टम है, रिंग आयरन सिस्टम है, रेडियल आयरन रेडियल सिस्टम है, या फिर आपका डेडिन सिस्टम है? बताइए तो। इस ये सब तो क्वेश्चन आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है कैलकुलेट द रेनॉल्ड्स नंबर। क्या होता है? इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? रो भी डी डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, रो मेरा कितना दिया हुआ है? रो मेरा जो दिया है काइनेटिक विस्कोसिटी, रो मेरा है डेंसिटी 5 है। ठीक है, भी सॉरी वेलोसिटी है ना, डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं कितना? ये मेरा काइनेटिक विस्कोसिटी दिया गया है, ये 10 की पावर 4 है, काइनेटिक विस्कोसिटी दिया गया है। अगर ठीक है हम लोग नहीं दिया है तो रो का डेंसिटी का वैल्यू ले लेते हैं। ये आपका हो गया किसका? सर्कुलर, आपका ये हो गया सर्कुलर रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको जो चाहिए सर्कुलर पाइप के केस में चाहिए। ठीक है, तो सर्कुलर पाइप के केस में जो इसका फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर का, क्या होता है? वी डी बाई वी। ठीक है, वी डी बाई वी। तो अब मेरा वी क्या है? मेरा वी मेरा वेलोसिटी है, 5 दिया गया है, इंटू डाया कितना है जी? 200 200 है। ठीक है, इसके बाद मेरा वी मेरा कितना है जी? वी निकालिए कितना है? 0। मेरा कितना दिया वी? मेरा विस्कोसिटी मतलब म्यू है ये, विस्कोसिटी कितना है? 0.01 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको हम लोग चेंज कर देंगे स्टोक में, स्टोक में चेंज करेंगे ना, कितना होगा? 0.01 इंटू 10 के पावर -4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा, आपका वैल्यू कितना आएगा? 1 इंटू ये देखिए यहाँ गुना है, ये गुना है, गुना गुना, ये 10 के पावर 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, इसका वैल्यू ए है। ठीक है, सॉरी डी है इसका वैल्यू। ठीक है, 1 इंटू 10 के पावर 6 इसका इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी एक लाइन है जिसका साउथ ईस्ट में, मतलब एक वैल्यू दिया गया, मैग्नेटिक बियरिंग दिया है कितना? साउथ ईस्ट में 25 डिग्री 30 मिनट। कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग। ठीक है, ट्रू बियरिंग जिसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना दिया है? ईस्टर्न दिया है। ईस्टर्न में, ईस्टर्न में क्या होता है जी? ईस्टर्न में प्लस की माइनस होता है। ईस्टर्न में आपका मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है? प्लस की माइनस। ईस्टर्न में प्लस, वेस्टर्न में माइनस। ठीक है, चलिए हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं ट्रू बियरिंग के केस में। ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। ठीक है, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कैलकुलेट दी ट्रू बियरिंग। ठीक है, तो ट्रू बियरिंग यहाँ चलिए वैल्यू बैठाइए। ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू ट्रू बियरिंग इन ट्रू बियरिंग इन WCB मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डेक्लिनेशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक बियरिंग में कितना दिया गया है? देखिए तो मैग्नेटिक बियरिंग में कितना है? 25 डिग्री 30 मिनट माइनस आपका 4 डिग्री 30 मिनट। चलिए इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? देखिए तो 30 से 30 जीरो हो गया, उसके बाद आपका जो होगा 21 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे इज नॉट ए क्लासिफाइड टाइप ऑफ सर्वेइंग बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। कौन सा है बताइए? कौन उसका क्लासिफाई नहीं है, उसका मतलब क्लासिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, उस क्या है कि फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे नॉट ए क्लासिफाइड टाइप ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बेस पे कौन नहीं है? आपका जियोडेटिक सर्वे इज ए करेक्ट आंसर। जियोडेटिक सर्वे नहीं, जियोडेटिक सर्वे किसका है? आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आपका किसका? सर्वे, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। ठीक है, ये किसका पार्ट है? ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। बताइए, एक 4 को फिगर दिया गया। ठीक है, इसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है? बताइए, मैं आपको बताया हूँ ट्रिक से भी आपको याद कराया हूँ कि आपको कौन सा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, कौन सा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है।
लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सा होता है बताइए, ट्रिक लगाइए। आईपी IPFC2 क्या होता है जी, ट्रिक लगाइए। ट्रिक नहीं काम कर रहा है क्या? ट्रिक सब काम करेगा, थोड़ा सा ध्यान से याद कीजिए। मैं सारा ट्रिक से ही बना दिया ठीक है। देखिए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए इनमें से कौन है आपका, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, याद रखिएगा। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंटिन्यूअस बीम होता है। ट्रिक देखिए, आपको मैं हर बार ट्रिक लिखा देता हूँ, क्या करूँ। IPFC2, मेरा भाई लोग थोड़ा सा है हर बार ट्रिक जानने के लिए, क्या जी, कि जितना बार क्वेश्चन रिपीट होगा उतना बार ट्रिक लिखाइए। देखिए टू क्या गया, टू हिंज, टू हिंज हो गया। सी से क्या हो गया, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बीम। एफ से फिक्स बीम। पी से प्रोप कैंटिलीवर बीम। आई हो गया, आई से इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आपका दो स्टेटमेंट दिया गया है, किसके रिस्पेक्ट में, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज इन ए कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि स्टेटमेंट ए क्या है, स्टेटमेंट ए आपका है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास कैन बी मेड बाई ओपेक्यू बाई ग्राइंडिंग द surface of glass using emergy. Transparent glass can be used in can be made by opaque by grinding the surface of glass using emery. एकदम सही है। bullet proof glass is a produced by a placing of vinyl plastic and glass is a several alternate layer and pressing them विथ आउटर लेयर ऑफ ग्लास, एकदम सही है, ठीक है। ये मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट बोल रहा है, ठीक है, ईयर बीज करेक्ट आंसर। बताइए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। बताइए किसका फिगर है जी, फाइनेंस इंडेक्स का है या फिर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी एस्पिरेटस है, सिव गेज का है या फिर इलोंगेशन इंडेक्स का है, बताइए किसका है ये। थोड़ा सा तबियत डाउन हो गया भाई, क्या करें। देखिए किसका ये किसका है, देखिए मेरा थोड़ा सा तबियत खराब है लेकिन तब भी मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब यही है कि हम जब डेडिकेटेड से लगे हुए हैं, तबियत खराब होने के बाद भी दवा खा के भी लगे हुए हैं, तो आपको मैं हिम्मत दे रहा हूँ, आप भी उठिए और पर डे वीडियो देखिए और पर डे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। पर डे आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए कि जब तब उस क्वेश्चन को आपको माइंड में सेट हो जाए, कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन को हम बहुत बार पढ़े हैं, माइंड में सेट हो गया, इस क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। और बहुत लोग से होता है गलती, लेकिन उसको आपको गलती नहीं करना है। इसीलिए मैं किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ता हूँ और इसको 2 से 3 बार मैं उसका आंसर बताता हूँ कि आपको माइंड में छप जाए, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब थोड़ी कि हम 4 से 5 बार बोलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा बोलने का पर्पस सही है कि मैं शुरू से बोला हूँ कि क्लास में मैं आपको याद कराने का ठेका लेके रखा हूँ, ठीक है। क्या ठेका लेकर रखा हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 4 से 5 बार बोलना अच्छा बात है। आप भी बोलिए, हम जब 5 बार बोल सकते हैं तो आप उसको 8 बार बोलिए। इतना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लीजिए इस चैनल के माध्यम से कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे ना तो आपको ऐसा लगे ना कि हम पढ़े नहीं है सो, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के, ठीक है। अगर आपके पास थ्योरी, आप थ्योरी पढ़े होंगे तो कंपलसरी है, 3 साल आप डिप्लोमा में पढ़ दिए हैं, 3 साल आप बीटेक में पढ़ दिए, तो थ्योरी कितना पढ़िएगा महाराज, थ्योरी छोड़िए, अब आइए अब ऑब्जेक्टिव हुआ में हम लोग, ठीक है। चलिए, क्या ये किसका साइन है, बताइए तो किसका फिगर है ये, आपका किसका फ्लैक्नेस इंडेक्स गेज का है, ठीक है, फ्लैक्नेस इंडेक्स गेज का है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए टू वे स्लैब, द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए टू वे स्लैब शियर इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फुटिंग 500 mm इन ए केस ऑफ ए डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। क्या पूछ रहा है, टू वे स्लैब के केस में कितना होता है जी, d/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ ए कॉलम, मतलब d/2 मतलब 250, इसका आधा। वन वे स्लैब में कितना होता है, d डिस्टेंस, ठीक है। सीधे मार के आगे बढ़िए। विच द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट इज नॉट यूज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। अरे यार ये तो गजब हो गया,
इतना लंबा ये क्वेश्चन इसमें कहाँ से जोड़ दिया ये भाई साहब मेरा टाइपराइटर, तूने क्या कर दिया भाई। एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन को तुम सबमर्ज कर दिया, घुसेड़ दिया इधर के। हैं, गजब का तुम हीरो है भाई, तूने तो मौज कर दिया यार। इस दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया भाई साहब ने, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में ही, तो आप तो ये कर दीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या पूछा कि बीच द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट इज नॉट यूज इन ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। बताइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के लिए ये सब क्वेश्चन तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, बिना देखिए आप लोग आंसर मारिएगा कौन सा है। फिजिकोमीटर हम लोग कभी पढ़ते नहीं है फिजिकल टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, सीवेज अप्रेंटिसेस दिया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है, 2 स्टेटमेंट है। बताइए क्लीन आउट आपको बहुत बार पढ़ाया हूँ, बहुत बार, जिसका कोई अंत नहीं है। मैं आपको क्लीन आउट पढ़ाया हूँ। क्लीन आउट हो आपका हो गया, आपका क्या बोलते हैं जिससे हम लोग हैवी डिब्रीज रिमूव करते हैं जी। हैवी डिब्रीज रिमूव करते हैं, वो पढ़े है कि ना, पढ़े ना है। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट में कोची है और सेकंड में काची है। क्लियर क्लीन आउट, क्लीन आउट क्या है, क्लीन आउट किस टाइप का सीवरेज होता है, ये इंक्लाइंड होता है, ठीक है। ये इंक्लाइंड होता है, ओनली ये इंक्लाइंड होता है एलवेज, ठीक है। तो देखिए सीधे आप लिख दिया कि क्लीन आउट इज इंक्लाइंड पाइप विथ वन इन ऑन द अंडरग्राउंड पाइप, अंडरग्राउंड सीवर एंड अदर इन ए ग्राउंड लेवल फॉर ए क्लीनिंग पर्पस, ठीक है। एक आपका एक इसका 1 इंच जो रहता है अंडरग्राउंड में रहता है सीवर में, और आपका 1 इंच जो रहता है क्लीनिंग पर्पस के लिए आपका सरफेस पर रहता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन आउट बोलते हैं, एकदम सही है। द डेप्थ ऑफ सेलो मेन होल रेंज 1 पॉइंट, एकदम गलत है। सेलो मेन होल कितना होता है, लेस देन 1.7 मीटर। लार्ज मेन होल के लिए कितना होता है, ग्रेटर देन होता है 1.7 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, एकदम डी इज ए गर्मा गर्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए हॉट एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। बताइए हॉट एंड कोल्ड आपको बहुत पढ़ाया हूँ, गर्म और ठंडा एकदम जबरदस्त। देखिए कौची है ना, स्टेटमेंट ए में है कि हॉट वेदर कंक्रीटिंग एक्सपीरियंस लेस प्लास्टिक श्रिंकेज। हॉट वेदर में हम लोग लेस प्लास्टिक, हॉट वेदर में लेस प्लास्टिक, हॉट वेदर में लेस प्लास्टिक, एकदम गलत बोल रहा है ये स्टेटमेंट। हॉट वेदर में लेस प्लास्टिक, एकदम गलत है ये स्टेटमेंट हुआ। सीधे यहीं से यहीं पढ़िए, यहीं ज्यादा ना पढ़ने की जरूरत है। देखिए कच्ची बोल रहा है कि गर्मी के दिन हम जो कंक्रीटिंग हम लोग करते हैं वो क्या है, लेस प्लास्टिक श्रिंकेज, एकदम नहीं। गर्मी के दिन में मोर प्लास्टिक श्रिंकेज होता है, क्योंकि पानी जो रहता है कंक्रीटवा में वो जल्दी सूख जाता है, जल्दी जल्दी सूखेगा, धूपा रहेगा जल्दी जल्दी सूखता है, तो वो ज्यादा ना जल्दी ना होगा जी। यहाँ क्या बोल रहा है, लेसर बोल रहा है, ये गलती ना बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत ना हो गया ये। देखते हैं सेकंड वाला कच्ची है कि द रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट इज कोल्डर। The rate of hardening in cement concrete in a cold weather condition, ठीक है, cold weather condition is lower than the hot weather। अच्छा थोड़ा सा समझते हैं, जो रेट ऑफ हार्डनिंग है मतलब सीमेंट जो मेरा कंक्रीट है मेरा वो हार्ड हो रहा है, किस कंडीशन में बोल रहा है, हार्ड हो रहा है कोल्ड वेदर में, एकदम गलत है, यो गलती है। द रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन ए कोल्ड वेदर इज लेसर, एकदम सही है भाई, सॉरी सही है यार। सही कैसे हुआ, सो देखिए द रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन ए कोल्ड वेदर में, ठंडे के दिनों में क्या होता है, रेट ऑफ हार्डनिंग स्लो ना होता है। अगर कोई मान के चलिए ठंडा प्रदेश है, शिमला चला गया चाहे जम्मू कश्मीर चला जाइए, वहां पर रोड बनता है, ब्रिज बनता है, वहां पर क्या होता है, रेट ऑफ जो हार्डनिंग होता है सीमेंट कंक्रीट का वो स्लो होता है, एकदम सही है। क्या होता है, स्लो होता है एज कंपेयर टू हॉट वेदर कंक्रीटिंग। हॉट वेदर कंक्रीटिंग में क्या होता है, जल्दी जल्दी होता है, फास्ट होता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है गलत है, सॉरी ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। ए इज रॉन्ग, कहाँ है जी, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर ए डिटरमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। बताइए कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए आप लोग पढ़े ना, कौन सा क्या क्या डिटरमाइन करता है, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड, एक और क्या होता है, इसमें 2 मेथड होता है, 2 मेथड होता है, कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड, और एक होता है आपका क्या होता है, लोगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड, ठीक, क्या है लोगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। ये दोनों मेथड इसी में है, किसमें, क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू IS 1077, कॉमन ब्रिक जो कि बिल्डिंग क्लास 25 है, उससे पूछा वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, नॉट विलेज देन। कॉमन ब्रिक के केस में कितना होता है 15, याद रखिए कितना होता है कॉमन ब्रिक में जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है 15, कॉमन ब्रिक को कितना होता है वाटर एब्जॉर्प्शन 15 होता है। दो स्टेटमेंट दिया गया है विथ रेस्पेक्ट टू ए सेंटर ऑफ प्रेशर इन ए फ्लूइड एट ए रेस्ट कंडीशन में। मेरा कोई फ्लूइड है जो कि शांत अवस्था में है, उसमें आपका दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है हम लोग पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय ये बर्गनॉस थ्योरम, एकदम गलत। हम लोग कोई सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए बर्गनॉस थ्योरम कहाँ से आएगा जी, है ये होबे ना करेगा, ये गलत ना है, ये गलत हो गया। देखिए सेकंड क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ ए सेंटर ऑफ प्रेशर, द डिस्टेंस ऑफ ए सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ए सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एकदम सही है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम ए फ्री सरफेस वो क्या डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। अरे यार ये गलती है यार, सॉरी ये भी गलती है, ये भी सही नहीं है। अगर मान के चलिए कि मेरा कोई बॉडी है जो कि पानी में समर्ज है, तो क्या पानी में समर्ज है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर और उस पर जो आपका उसका CG, उसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या वो लिक्विड के डेप्थ पे डिपेंड करेगा? कभी नहीं। लिक्विड तो बहुत बहुत गहरा है, इसका मतलब क्या कि मेरा जो सेंटर ऑफ प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा? नहीं डिपेंड करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। याद रखिएगा कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द लिक्विड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एकदम नहीं। दोनों स्टेटमेंट गलत, मतलब ये सही हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ एग्रीगेट फ्रिक्शन पासिंग थ्रू IS 50 mm एंड रिटेन 40 mm टू ए फ्लैकी एग्रीगेट, द लिस्ट डायमेंशन क्या होता है जी? फ्लैकी एग्रीगेट के केस में फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फ्लैकी एग्रीगेट के केस में क्या होता है? अरे यार फ्लैकी एग्रीगेट के केस में फ्लैकी एग्रीगेट फ्लैकी एग्रीगेट है, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला कितना होता है 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन किसका? दोनों का, जो दोनों से दिया गया है ना, 50 है और 40 है, दोनों का मीन है एवरेज 0.6 5 4 9 90 डिवाइडेड बाई 2 45 गुना 6 करेगा तो कितना आएगा जी? 27 mm, ठीक है। दोनों को गुना करेगा तो 27 mm आएगा, ठीक है। याद रखिएगा इन केस ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है 0.6 mm होता है। ये आपका रहेगा इलोंगेटेड एग्रीगेट रहेगा। ये कितना होता है? मोर देन लिस्ट लेटरल डायमेंशन मोर देन 1.8 टाइम्स ऑफ 1.8 टाइम्स, ठीक है 1.8 टाइम। यार थोड़ा सा नाक जाम हो रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि IS 10-500 द ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ, बताइए। तो ये सब क्वेश्चन तो पूछने ना है। अरे यार 15 मार दी 5 होता है। एक्सेप्टेबल लिमिट पूछ रहा है ना, क्या एक्सेप्टेबल कितना होता है? एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर ए कलर के लिए ना, कलर के लिए 5 सही है, 5 से 15 होता है ना, 5 से 15 होता है। देखिए डेड सील के लिए डेड सील फ्लो थ्रू ए वाटर, ठीक है। इसके लिए आपको स्टेटमेंट दिया गया है 2 को। डेड सील हम लोग पढ़े हैं सॉइल में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो दैट अकर्स थ्रू ए टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए सॉइल अंडर ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, सही है, एकदम सही है स्टेटमेंट ये, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है कि द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज यूनिटी डेट्सी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एकदम सही है। डेट्सी का इक्वेशन क्या क्या होता है जी? V इक्वल टू KI होता है ना, ये होता है Q इक्वल टू KIA होता है ना, उसी का फॉर्मूला है डार्सी लॉ का, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट? मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट करेक्ट यूनिट क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड आवर, डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड सेकेंड, डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड आवर। इसी क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है, तुरंत मार के उठ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये स्टेटमेंट क्या है? ऑटोक्लेव सेलुलर एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक आर यूज फॉर बोथ लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, एकदम सही है।
आपका जो ऑटो कला जो मत समझिए कि कोई आपका सेलुलर कंक्रीट है, ठीक है, जो कि एक तरह से बोला जाता है ये लाइट वेट कंक्रीट होता है, जो कि इसका यूज हम लोग मेनली कहाँ करते हैं, आपका बोल सकते हैं कि बियरिंग, लोड बियरिंग वाल्व में आपका, और क्या, बियरिंग वाल्व में, लोड बियरिंग वाल्व और बियरिंग वाल्व दोनों में हम लोग यूज करते हैं, जो कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बोल रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ ऑटो क्लैप सेलुलर इज मोर देन, नॉट मोर देन 5 mm। सही कि गलत है बताइए? एकदम सही है, 5 mm वेरिएशन होता है, ठीक है, कितना होता है 5 mm, मतलब ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटूर, कंटूर से है, जो कि बहुत, मैं आपको बहुत बार पढ़ाया हूँ, बहुत मस्त पढ़ाया हूँ, बहुत मस्त, मतलब आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ये क्या है, कंटूर लैंड विच विच आर इक्वली स्पेस, ठीक है, क्या है, इक्वली स्पेस इंडिकेट ए यूनिफॉर्म स्लोप, ठीक है, इसको नहीं, गलत नहीं मारिएगा, एकदम सही है, ठीक है, इक्वली बोला है, समझ रहे हैं, इक्वली बोला है, इक्वली स्पेस वो क्या है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेट स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो आपका है क्या, कंक्रीट लाइन, सॉरी कंटूर लाइन ऑफ ए डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इन ए केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिप, ठीक है। तो ये मेरा भी ये स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट, बताइए, ग्रेनाइट का पूछ रहा है, बोला क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कितना होता है ग्रेनाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी, 2.6, याद रखिएगा कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका होता है, ग्रेनाइट कितना होता है 2.6, एलवेज याद रखिएगा। ग्रेनाइट किसका है, कौन सा रोक का है, इग्नियस रोक का है, इग्नियस, इग्नियस रोक का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या एक एक्सप्रेशन दिया गया है फॉर यूलर क्रिपलिंग लोड अप्लाई इन ए कॉलम इन कंडीशन, ठीक है। देखिए क्या है ना, ये किस कंडीशन में ये होगा, ठीक है, फॉर्मूला दिया गया है, वन इन फिक्स अदर इन हिंज, वन इन हिंज, बोथ हिंड ऑफ द कॉलम आर हिंज, बोथ हम लोग हिंड, अगर कॉलम आकर हिंज होगा तो मेरा जो यूलर यूलर वाला फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा, हिंज में नहीं होगा, वन इन फिक्स अदर इन हिंज, इसमें भी नहीं करेगा, 0.8 होता है, बोथ हिंड ऑफ फिक्स, इसमें नहीं होता, 0.6 होता है, वन इन फिक्स अदर इन फ्री, इसी में होगा, वन इन फिक्स अदर इन फ्री, ठीक है, तो इसमें एल इजकल टू 2L हो जाएगा, तो यहाँ एल इजकल टू 4L हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वेल ग्रेडेड सॉइल कितना होता है जी, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो तुरंत मार के आगे बढ़िएगा। बताइए एजम्पशन किसका है, स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछ रहा है वैल्यू, ग्रेड कितना, M15 का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है 5। consider the following statement with respect to the purpose of settling in a treatment municipal and industrial waste, ठीक है, settling in treatment municipal and industrial waste, ठीक है। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं, to improve the coagulant and flocculated impurities, to settle the sludge after activated sludge process, क्या इनमें से कौन सही है और कौन सा गलत है, सो बताइए। इसमें जो दिया गया आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्पस ऑफ सेटलिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ए म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, सेटलिंग हो रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, म्युनिसिपल ट्रीटमेंट ऑफ म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। टू रिमूव कोगुलेटेड एंड फ्लोकुलेटेड इम्प्योरिटीज, एकदम सही है, ठीक है। टू सेटल द स्लज, मतलब बायोमास सेटल्ड कर रहा है आफ्टर एक्टिविटी स्लज प्रोसेस, और उसी के क्या हो रहा है, ट्रिकलिंग फिल्टर, ये भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग नॉट ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, बताइए, बट दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बताइए गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन सही नहीं है इसका, डिजायरेबल प्रॉपर्टी, रिड्यूस पोरोसिटी, रिड्यूस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, ये तो होता है जी, ये भी होता है, ग्रेटर परमेबिलिटी, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये थोड़ी इसका स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा, गुड करेगा, स्ट्रेंथ को थोड़ी बढ़ाएगा, ये नहीं बढ़ाएगा, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, पूछ रहा है इनकरेक्ट, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, एम बाई आई सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, इसी में बैठा दीजिए, इसमें से कौन गलत है पूछ रहा है, कौन गलत है इसमें बताइए तो,
ई बाई आर वाला गलत है, ठीक है, ई बाई आर वाला गलत है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ऑल ओवर ऑल देखा जाए तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आपका DDA में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें ना कि अभी जितने भी मेरे भाइयों लोग हैं, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे प्रीवियस आपका मैंने जितने भी सेट कराया हूँ, सारा सेट आप लोग कर लें, ठीक है। सारा सेट करके जाए एग्जाम में, क्योंकि आपको इसी सेट से, इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। इसी सेट इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, आप लोग देखिएगा तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर आपको इसी टाइम, सॉरी आज थोड़ा लेट हो चुका है, आज 10 बजने वाला है। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन था, मैं दवा लाने के लिए गया था, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा देरी हो गया। 1 घंटा डेली चल रहा है हम लोग, मेरा था कि हम लोग 9:30 तक वीडियो अपलोड कर देंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पानी है मंजिल वो तो वीडियो देखेंगे जरूर, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।